नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है सम्मेलन का उद्देश्य। दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा होगा बेनकाब। कनिमोजी के नेतृत्व में मॉस्को पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। आतंक के खिलाफ यूएई और जापान भारत के साथ। नार्को टेरर फंडिंग को लेकर एसआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताबड़तोड़ छापे। आतंकियों और स्थानीय नेटवर्क के बीच फंडिंग लिंक की हो रही है जांच। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी। कई आतंकवादियों को घेरा। और संकट में पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार। खालिदा जिया ने दी समर्थन वापस लेने की चेतावनी। मोहम्मद यूनुस ने कहा, स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा पद। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना और वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख हितधारक, निवेशक और नीति निर्माता को एक मंच मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के फोकस क्षेत्र रहने वाले हैं पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मनोरंजन और खेल। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में मंत्री स्तरीय सत्र, कारोबार और सरकार पर आधारित सत्र, कारोबारी बैठकें होने वाली है। साथ ही स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालयों द्वारा की गई नीति और संबंधित पहलों की प्रदर्शनी भी शामिल होगी। ये 2 दिवसीय समिट पहले की विभिन्न गतिविधियों का समापन है। पहले की गतिविधियों में राजदूतों की बैठक और द्विपक्षीय चेंबर्स मीट सहित रोड शो की श्रृंखला और राज्यों की गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शामिल है, जिसे केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के सक्रिय समर्थन से आयोजित किया गया था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में जिन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है उनमें ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाएं, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक्स भी शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्रों में मनोरंजन और खेल पर भी विशेष बल दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास भी इसमें शामिल है। ये समिट पूर्वोत्तर को निवेश के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएम के सांसद कनिमोजी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुका है, जहां रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। भारतीय डेलीगेशन का रूस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष एंड्रे डेनिसो, रूस के उप विदेश मंत्री, थिंक टैंक और रूसी मीडिया से मिलने का कार्यक्रम है। रूस के बाद ये प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। We will be meeting the Federation Council and Mr. Andre Denisov, the first deputy chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the chair of the State Duma Committee, along with the other members, and we'll be meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia and
Also, we'll be meeting with the Russian Institute of Statistic Studies, the director of it, the former Prime Minister, Mr. Fradkov. And later in the day, we'll be also meeting think tank and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism. सांसद कनिमोझी ने कहा कि रूस हमारा रणनीतिक साझेदार रहा है और हमने हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम किया है। ऐसे समय में रूस से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बार-बार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। Russia has been a strategic partner, and we've always worked together on diplomatic issues when it comes to trade, and the heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance. It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. And we've lost 26 lives in India. So the government of India and the Prime Minister have decided that MPs from across the country, from different parties, have been sent to represent the Indian stand on against terrorism. रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का उद्देश्य रूस को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में अवगत कराना है। India-Russia cooperation in countering terrorism has a long history. In fact, the first joint working group on countering terrorism that was established by India with any country was with Russian Federation in 2002, and since then we have had consultations on this issue. But in this case, the visit of multi-party parliamentary delegation is to share the sentiments, share the recent developments, and seek the understanding of the Russian Federation government, opinion makers, about the need for zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों और राजनयिकों से बातचीत की। सांसद संजय कुमार झा ने बताया कि दुनिया में हर आतंकवादी गतिविधि का कोई न कोई संबंध पाकिस्तान से होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी के लिए है। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot talk anymore now. If anything happens to our citizens, we will hit back. We will retaliate. And we came here, as he explained, I come from the state Bihar, where Buddhism born. So Buddhism is for ahimsa, for peace. We have largest Muslim population after Indonesia. भाजपा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया को एकजुट करना और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करना प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य है। भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन एक मिशन के साथ आया है और यह मिशन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में विश्व को एकजुट करना है और पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर स्पॉन्सर हो रहा है
उसको पूरे विश्व के सामने रखना है। जापान में पहला दिन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमने पहले दिन के अंदर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के विदेश मंत्री, जापान के कई सारे थिंक टैंक्स, उन सब के साथ संवाद किया और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सबने एक स्वर में भारत की यह जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को जो पहुंचते हैं, आतंकवाद को जो स्पॉन्सर करते हैं, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें सब हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने बोला कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, और वह भी जो हमारा जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड है उनके साथ खड़े हैं। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अबू धाबी में कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। यूएई रक्षा समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी, सहिष्णुता मंत्री शेख नहयान और अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद ओबेद अल काबी से मुलाकात की। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि यूएई के समकक्षों के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई है। यूएई आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो बातें इन्होंने कही है, मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है कि आज जो अटैक इंडिया पर हुआ है, सबसे पहले कंडेम करने का काम यूएई ने किया है और आज मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस शेख नयान जी and the chairman for defense committee अली रशीद अल न्योमी जी, दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और सबसे पहले कंडेम करने वाले यूएई थे। सबसे पहले यूएई ने भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया। यूएई में भारतीय समुदाय से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने ऑपरेशन सिंदूर को शक्ति और न्याय का प्रतीक बताया। इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। दूसरा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मेरे बड़े भाई अतुल गर्ग जी ने कहा कि आप एक एक व्यक्ति यहां पर खुद अपने आप में एक एम्बेसडर है, तो आज हम यहां से आपका आह्वान करने आए हैं, आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आह्वान करने आए। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत दूसरे चरण में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफ करेंगे। विदेश सचिव सांसदों को भारत पाकिस्तान के बीच हुए घटनाक्रम, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य बलों की कार्रवाई और 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर सहमति की पूरी जानकारी देंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जाबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान वीरता, उत्कृष्ट सेवा और अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा के लिए बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया जाएगा। समारोह में गृह मंत्रालय, बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए ने शुक्रवार सुबह पुंछ जिले में नार्को आतंकवाद फंडिंग से जुड़े मामलों में कई स्थानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई आतंकी संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच कथित फंडिंग नेटवर्क की जांच के तहत की गई। छापेमारी एक कथित आतंकी से जुड़े घर समेत कई ठिकानों पर की गई। एसआईए को संदेह है कि ड्रग्स की तस्करी से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जा रहा है। फिलहाल एसआईए की टीम इलाके में मौजूद है और तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि इस कार्रवाई में नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चटरू क्षेत्र के सिंहपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी है। गुरुवार को ऑपरेशन के दौरान जवान संदीप गायकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद वे वीर गति को प्राप्त हुए। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके के चटरू के सिंहपुरा इलाके में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए जवान संदीप पांडुरंग गायकर को शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ गुरुवार को शुरू हुई थी, जो शुक्रवार को भी जारी है। जवान संदीप गायकर ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के दौरे पर हैं। वो देर रात पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। रेल मंत्री आज जमालपुर रेल कारखाना का निरीक्षण करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो इस दौरान बिहार को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। वो जमालपुर और मुंगेर में रेलवे से जुड़ी अहम प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो बिहार के इस 163 साल पुराने कारखाने को लेकर कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी जमालपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जमालपुर में अश्विनी वैष्णव वैगन की मरम्मती को लेकर वैगन पीओएच स्थल की नींव भी रखेंगे। यहां प्रति महीने 545 से 800 वैन की मरम्मत की जाएगी। रेल मंत्री जमालपुर वर्कशॉप के विभिन्न शॉप का निरीक्षण, शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। बताया जा रहा है कि जमालपुर रेल कारखाने को निर्माण का दर्जा मिल सकता है और इतना ही नहीं, कारखाने को LHB कोच और वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिहार में इस समय कई रेल प्रोजेक्ट्स प्रगति पर है, जिनमें नई लाइन बिछाना, विद्युतीकरण, दोहरीकरण, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार शामिल है। रेल मंत्री अपने दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों से इन सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। विशेष रूप से पटना, भागलपुर, जमालपुर और मुंगेर जैसे इलाकों में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में चल रहे काम पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना की सफाई, पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन मुद्दों पर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जाए। अमित शाह ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, आस्था का प्रतीक है और इसकी सफाई मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय को सभी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि STPs के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाने को कहा, ताकि उनकी गुणवत्ता, रखरखाव और डिस्चार्ज मानदंड तय हो। ये SOP अन्य राज्यों के साथ भी साझा की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि यमुना पीने के पानी और ड्रेनेज को लेकर भी जो योजना बने, वे अगले 20 सालों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार हो। दिल्ली जल बोर्ड की अहम भूमिका को देखते हुए इसके सशक्तिकरण और खाली पदों को तुरंत भरने पर जोर दिया गया। अमित शाह ने दिल्ली में जल आपूर्ति बढ़ाने, पाइपलाइन लीकेज रोकने और जल वितरण ढांचे को मजबूत करने पर भी निर्देश दिए। साथ ही नालों से गाद हटाने के लिए वर्ल्ड क्लास तकनीक के उपयोग पर भी बल दिया गया।
बैठक में केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और अब बात मौसम की। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताते हुए करीब 15 से अधिक राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ भाग यानी कि कोंकण, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल के भी कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने का आग्रह भी किया गया है। देश के कई राज्यों के लिए जहां एक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को कई जगह अधिकतम तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 8 अन्य शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान में तापमान बढ़ने की संभावना जताते हुए हीट वेव और भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में शराब घोटाला मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बीच घोटाले में IAS विनय चौबे समेत अब तक 5 अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विनय चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं और इसके बाद राज्य में शराब घोटाले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। शराब घोटाला मामले में झारखंड में एक के बाद एक अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पहली बार झारखंड के इतिहास में ACB ने किसी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में शराब घोटाले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शराब घोटाले में कार्रवाई तेज करते हुए मंगलवार को वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। अगले दिन इस मामले में JSBCL के पूर्व महाप्रबंधक ऑपरेशन सुधीर कुमार, वर्तमान महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास और मार्शन कंपनी के कर्मचारी नीरज कुमार सिंह भी ACB की कार्रवाई की जद में आ गए। सभी को ACB की विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद 3 जून तक जेल भेज दिया गया। इन सभी पर प्लेसमेंट एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जिससे सरकार को करीब 38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। शराब घोटाले को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में सामने आया यह शराब घोटाला दिल्ली से भी बड़ा है। श्री मरांडी ने IAS विनय चौबे की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तक जांच की आंच न पहुंचे, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में विनय चौबे लंबे समय से ED की रडार पर थे। श्री मरांडी ने शराब घोटाले की CBI जांच की भी मांग की। पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है कि आप भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो ये पूरे मामले CBI को भेजें। उधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि रांची अब भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक कई गिरफ्तारी इस बात का साफ संकेत है कि राज्य सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रहेगी वहां भ्रष्टाचार जरूर होगा। पूजा सिंघल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है, छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की है। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी हो। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ACB की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला समझ से परे है। देखिए, अभी तक जितनी जानकारी सामने है वो समझ से परे है कि कहीं चाहे कोई भी हो, ED हो, हमारे ACB हो, जब भी कोई कार्रवाई करती है तो बहुत सोच समझ करके करती है।
हालांकि एसीबी ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग नहीं की है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परछाई रहे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया जाना राजनीतिक धुरंधरों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए समझ से परे है। ऐसे में विनय चौबे की गिरफ्तारी के कई मायने भी निकल रहे हैं और कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के राज को राज रखने की साजिश हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वे पद पर नहीं रहेंगे। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। गुरुवार शाम सलाहकार परिषद की बैठक में अनौपचारिक चर्चा के दौरान यूनुस ने इस्तीफा देने और टेलीविजन पर भाषण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करने की इच्छा जताई थी। मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार के प्रदर्शन और कर्तव्यों पर संदेह को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में बात की। इससे स्पष्ट है कि हाल के घटनाक्रमों से निराश होकर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अटकलें तेज होने के बाद बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज आलम, स्थानीय सरकार सलाहकार आसिफ महमूद शोजिब भुइयां और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने गुरुवार शाम को यूनुस से मुलाकात की। इसके बाद छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने ये जानकारी दी। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने अंतरिम सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। बीएनपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दिसंबर में अगले आम चुनाव कराने के लिए कोई खास रोड मैप तुरंत घोषित नहीं किया गया तो उसे अंतरिम सरकार के साथ अपने सहयोग पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि इस अंतरिम सरकार का प्राथमिक एजेंडा लोगों की सर्वोच्च आकांक्षा को पूरा करना होना चाहिए। मुशर्रफ हुसैन ने अंतरिम सरकार से कुछ विवादास्पद सलाहकारों को तुरंत हटाने की भी मांग की। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अमेरिकी गृह विभाग ने इस मामले में विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में ये कहा गया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अन्य देशों के छात्रों का नामांकन एक विशेष सुविधा है, न कि अधिकार। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद मौजूदा विद्यार्थियों को दूसरे संस्थानों में जाना होगा या फिर वे अपने कानूनी दर्जा खो देंगे। नोएम ने कहा कि अगर हार्वर्ड विश्व विदेशी छात्रों को दाखिला देना जारी रखना चाहता है तो उसे 72 घंटों के भीतर ट्रंप प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई से विश्वविद्यालय को गंभीर नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हर साल 500 से 800 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.2% अंक बढ़ाकर 6.4% कर दिया। इसकी वजह हाल के वर्षों में देश की श्रम शक्ति भागीदारी दर में तेजी वृद्धि होना है। फिच ने कहा कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ के लिए हमारा अनुमान 6.4% है, जो पहले 6.2% था। वहीं फिच ने चीन के विकास अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6% था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि चीन की कम क्षमता का कारण कमजोर पूंजी गहनता और श्रम शक्ति भागीदारी में तेज गिरावट हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले महीने जारी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 सालों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है।
आईएमएफ ने 120 से अधिक देशों के लिए विकास पूर्वानुमान में कटौती की है। खेल की खबरों का रुख करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है। यह मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आरसीबी की टीम 12 मैच में से 17 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी की कोशिश रहेगी कि ये मैच जीतकर शीर्ष पर जगह बनाए। वहीं सनराइजर्स की टीम 9 अंक के साथ 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। सनराइजर्स जीत के साथ आरसीबी का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। और अगली खबर का रुख करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 235 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने शतकीय पारी खेली। ये मार्श का आईपीएल में पहला शतक रहा। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ लखनऊ की टीम अब अंक तालिका में 6वें स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं गुजरात की टीम अब भी 18 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार है। राष्ट्रपति ने साल 2025 के लिए गुरुवार को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इनमें 11 पदक मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र, जिनमें से 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों को उन जवानों को दिया गया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए असाधारण साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में मेजर मल्ला रामा गोपाल नायडू, मेजर मंजीत, राइफलमैन रवि कुमार मरणोपरांत, कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत, नायक दिलवर खान मरणोपरांत शामिल हैं। कीर्ति चक्र देश की सेवा में असाधारण वीरता, साहसपूर्ण कार्य और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार सैनिकों और असैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से शांति काल में दुश्मन के सामने या अन्य खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र की शुरुआत शौर्य के कारनामे को सम्मानित करने के लिए 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के रूप में की गई। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। शौर्य चक्र साहस, वीरता या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है, जो वरीयता में कीर्ति चक्र के बाद आता है, लेकिन फिर भी असाधारण होता है। ये भी सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया जाता है, खासकर शांति काल में साहसपूर्ण कार्यों के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जो कीर्ति चक्र के बाद आता है। ये भी मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। विगत 3 वर्षों में 101 वीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ये समारोह न केवल वीरों के योगदान को सलाम करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा की। उनका बलिदान और साहस सदैव स्मरणीय रहेगा। श्रेयस शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के किस्टाराम पामेड़ जंगल में पिछले 24 घंटे से चल रही मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमों ने माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर अभियान शुरू किया था और इस दौरान एक नक्सली भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर अबूझमाड़ के जंगलों में 27 नक्सलियों के मारे जाने की सफलता का जश्न मनाते डीआरजी जवानों का वीडियो भी सामने आया है। पिछले दिनों बीजापुर और नारायणपुर जिलों की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के घने जंगलों में डीआरजी और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 27 नक्सली मारे गए थे।
ये हालिया वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के बाद जवानों ने मौके पर ही विजय का उत्सव मनाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी तर्ज पर योगी सरकार ने जनपद फतेहपुर के तेलियाना ब्लॉक का चखेड़ी गांव में पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय की तरह बनाकर कायाकल्प कर दिया है। इस पंचायत भवन में ग्रामीणों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गांवों को मिल रही है रफ्तार, सुधारा जा रहा है गांव का बुनियादी ढांचा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। फतेहपुर का चखेड़ी गांव बना विकास की जीती जागती मिसाल। चखेड़ी ने बनाया स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार कर रहा है चखेड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज यूपी के गांव आदर्श गांव बनते जा रहे हैं। जनपद फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का चखेड़ी गांव बदलते ग्रामीण परिवेश और विकास की जीती जागती मिसाल है। यहां पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय के तर्ज पर बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत गांव में सचिवालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मीटिंग हॉल व सुव्यवस्थित लाइब्रेरी, डिजिटल मीटिंग हॉल आदि सुविधाएं यहां मौजूद हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों की सुविधा के लिए मिनी ग्रामीण बैंक भी परिसर में मौजूद है। ग्राम पंचायत चखेड़ी विकासखंड तेलियानी में पंचायत भवन का राष्ट्रीय ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया था और पंचायत भवन के निर्माण के साथ ही वहाँ पर सचिवालय की स्थापना, जिसमें पंचायत सहायक की तैनाती, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर तमाम जो जन सुविधाएं हैं, लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, परिवार रजिस्टर की नकल है, ऑनलाइन आवेदन है, उसकी सुविधा देने का कार्य वहाँ पर शुरू किया गया। ग्रामीणों की सुविधा के लिए समस्त कार्य ग्राम सचिवालय में बड़े ही सुगमता के साथ सचिव व प्रधान की देखरेख में किए जाते हैं। बदलते परिवेश में जनपद का यह गांव विकास की प्रतिमूर्ति बन चुका है। गांव में बच्चों के खेलने के लिए पार्क से लेकर अमृत सरोवर आदि गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। गांव में जल वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम किया गया है, जिसके माध्यम से गांव वाले जल संचयन के महत्व को समझते हैं और जल संचयन के लिए कार्य भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को लेकर गांव में कई विकास कार्यों को भी कराया जा रहा है। गांव में साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही गांव में कूड़ा निस्तारण प्लांट बन जाने से ग्रामीण कूड़े कचरे को अपशिष्ट निस्तारण संयंत्र में ही भेजते हैं। ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। सुविधाएं हमारे सचिवालय में उपस्थित हैं, जन सेवा केंद्र है, मतलब जितने सुविधाएं बाहर मिलती हैं सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता। हमारा जो सचिवालय है वो एक मॉडल सचिवालय है। सचिवालय के अंदर एक मिनी बैंक और पीसी सखी और लाइब्रेरी भी है, जिससे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। सचिवालय में हमारी जो समूह की दीदियां हैं वो मीटिंग भी करती हैं।